नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। बजट के ठीक पहले पीएम मोदी का वो ऐलान, इंडी गठबंधन में भूचाल आ गया है, आज उसके बारे में बताऊंगा। बिहार के नाम पर पिन मारता विपक्ष, लेकिन नरेंद्र मोदी का प्लान कैसे ऑलरेडी तैयार है, यह भी आपको बताऊंगा। मोदी योगी की मीटिंग होने वाली है, क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है? यूपी में नेम प्लेट पर कोर्ट की रोक, लेकिन योगी नहीं अखिलेश राहुल कैसे एक्सपोज हुए हैं, आज यह भी दिखाऊंगा। विपक्ष आरएसएस वर्सेस मोदी की कहानी बेच रहा था, नरेंद्र मोदी ने अलग खेला कर दिया। अत्याचार के बावजूद आरएसएस के वो काम जो इंडी गठबंधन का सिर शर्म से झुका देंगे, आज वो भी चैप्टर लेकर आया हूं। और मोदी विरोध के लिए विख्यात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को किसने फर्जी और धोखेबाज कह दिया है? अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं है शंकराचार्य। यह नया बवाल क्या खड़ा हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा। और झरने में तेज धार के बीच फंसे दो लोग, तो क्या उनकी जान बच पाई, इसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरें, उसके बाद पहला चैप्टर। खालिस्तानी समर्थक और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अमृतपाल सिंह ने अपने नामांकन पत्र में कई जानकारियां छिपाई थी। नामांकन में अमृतपाल ने चुनाव खर्च और उन्हें मिलने वाले फंड की कोई जानकारी नहीं दी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर उनका चुनाव प्रचार किया गया और बिना अनुमति के सोशल मीडिया पर भी प्रचार हुआ। जम्मू के राजौरी में आतंकियों ने आर्मी कैंप पर हमला कर दिया है। सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया है, जबकि 3 से 4 आतंकी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि आतंकी शौर्य चक्र विजेता विलेज डिफेंस गार्ड पुरुषोत्तम पर हमला करने आए थे। पुरुषोत्तम ने पिछले दिनों 2 पाकिस्तानी आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर किया था। कर्नाटक में आईटी कंपनियों ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कर्मचारियों के काम के घंटे को बढ़ाकर 14 घंटे करने की मांग की गई। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है और कानून में संशोधन भी किया जा सकता है। ऐसे में कर्मचारी संघ ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कूनों के बाद अब गुजरात के कच्छ में भी जल्दी ही चीते नजर आने वाले हैं। बन्नी में चीता प्रजनन केंद्र की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी की देखरेख में 500 हेक्टेयर इलाके में बाड़ लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा तालाब, आर्टिफिशियल शेड और निगरानी के लिए मचान बनाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि गुजरात में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और कीनिया से चीते लाने की योजना है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। बजट के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐलान जिसने इंडी गठबंधन में भूचाल मचा दिया है। बिहार के नाम पर पिन मारता विपक्ष, मोदी का प्लान कैसे ऑलरेडी तैयार है? मोदी योगी की मीटिंग होने वाली है, क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है? और यूपी में नेम प्लेट पर कोर्ट की रोक, लेकिन योगी नहीं अखिलेश और राहुल कैसे एक्सपोज हो गए हैं? सबसे पहले इसका चैप्टर। देश में गजब की पॉलिटिक्स चल रही है भाई। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिनका लक्ष्य है कि भारत को कितनी जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देना है। और दूसरी तरफ इंडी अलायंस है, जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे और कितनी जल्दी नरेंद्र मोदी की यह सरकार गिरा देनी। दोनों जल्दी में, नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने के लिए और इंडी अलायंस नरेंद्र मोदी को नीचे खींचने के लिए। विपक्ष का हर नेता पिन लिए घूम रहा है और एनडीए के सहयोगी दलों को पिन मार मारकर उकसा रहा है कि कुछ तो करो ना जी, सरकार गिरा दो। इस टाइप का ये लोग माहौल बना रहे हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का पिन लेकर उन्हें ही उल्टा चुबो दिया। आज नरेंद्र मोदी के 3rd टर्म का पहला बजट सत्र शुरू हुआ। विपक्ष ने क्या क्या किया आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि सत्र की शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे फुल फॉर्म में दिखे कि उनके सामने विपक्ष के तेवर ठंडे पड़ गए। बजट सत्र के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी विपक्ष को ऐसा झटका देते दिखे जिसका असर अगले 5 साल तक इंडी गठबंधन झेले। नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन को साफ साफ कह दिया कि बॉस किसी गलतफहमी में मत रहो। उन्होंने कह दिया कि अगले 5 साल उनकी कुर्सी को कोई नहीं हिला सकता। यह नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया। अगले 5 साल उनकी सरकार कहीं नहीं जाने वाली। अगले 5 साल राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग ही रहने वाले हैं और अगले 5 साल इंडी गठबंधन विपक्ष में ही बैठने वाला है। यानी 3rd टर्म के पहले फुल सत्र के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अरमानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जो लोग माहौल बना रहे थे कि मोदी सरकार तो अगस्त में गिर जाएगी, उनको नरेंद्र मोदी ने खुद बता दिया
कि ना तो मोदी गिरने वालों में से हैं ना उनकी सरकार। अब अगली लड़ाई सीधा साल 2029 में होगी, जब अगला लोकसभा चुनाव हो। तो पॉपकॉर्न की तरह उछलने वाली इंडी गठबंधन को नरेंद्र मोदी ने मैसेज दे दिया है कि उसके सनसनीखेज बयान देने से कुछ बदलने वाला नहीं। उसके इकोसिस्टम के और उसके भोंपू के यूट्यूब पे कुछ वीडियो जरूर बन जाएंगे कि अभी जुलाई में गिरेगी, अभी अगस्त में गिरेगी, अभी सितंबर में गिरेगी सरकार। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा और इसलिए बेहतर होगा कि दल से उठकर देश के लिए काम करना शुरू करे इंडिया अलायंस। नरेंद्र मोदी को एक बार सुनिए, फिर वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जिससे पीएम मोदी इतने कॉन्फिडेंस में। जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कह दिया कि ये अभी से लेके 29 तक बीच में देश का सोचिए, क्योंकि सरकार गिराने का कोई चांस है नहीं। 29 में फिर जो आप लोग को शुरू करना होगा कीजिए। नरेंद्र मोदी के सब कुछ साफ कर देने के बाद भी विपक्ष कहां बदलने वाला है। उसने क्या क्या किया आज ये आपको विस्तार से बताऊं। उससे पहले देखिए कि नरेंद्र मोदी ये जो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि भाई 5 साल तो चलाऊंगा सरकार, ये कॉन्फिडेंस कहां से ला रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि बीजेपी का नंबर भले कम से कम पहले से कम हुआ, लेकिन देश के लिए जो नंबर मायने रखता है वो नंबर एकदम चकाचक है, और वो नंबर है जीडीपी की ग्रोथ का। कल बजट से पहले आर्थिक सर्वे की जो रिपोर्ट जारी हुई है उससे पता चलता है कि कैसे मोदी राज में इकोनॉमी बम बम है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5% से लेकर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये इकोनॉमिक सर्वे में आया है जो हर बजट के पहले आता है, और ये पूरी दुनिया में सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ। अब यहीं से नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बॉस ये मैं जो कर रहा हूं ये तुम कर पाओगे। सर्वे में राजकोषीय घाटा और कम हो गया है, 0.7% कम होके 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल के मुकाबले रेल पैसेंजर ट्रैफिक 5.2% बढ़ गया है। सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की, जिससे रिटेल ईंधन महंगाई दर कम रही। यह आर्थिक सर्वे में है। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि फर्टिलाइजर की कीमतें और कम हो सकती हैं, यानी किसानों को और फायदा हो सकता है। देश में महंगाई काबू में है। जियो पॉलिटिक्स की चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है, यह आर्थिक सर्वे कह रहा है। मॉनसून के सामान्य रहने की उम्मीद है, जिससे महंगाई और कम हो सकती है। 6 साल में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 23.3% से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गया है। इससे ग्रामीण महिलाओं की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है। भाई अब वो चूल्हे पे खाना बना रही हैं, सिलेंडर पे, तो समय बचता है तो बाहर काम करने जा पा रही हैं। और कई योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम से लोगों पर महंगे इलाज का बोझ भी कम हुआ है। सर्वे में इस बात पर जोर दिया गया कि जल्दी ही कृषि सुधारों को लेकर बड़े फैसले करने होंगे। आर्थिक सर्वे में बताया गया कि सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। यानी ये आंकड़े बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की की गाड़ी तेजी से दौड़ रही है, और जो इस गाड़ी से कूदना चाहेगा भैया उसकी अपनी इंजरी होगी। जिसको कूदना है सहयोगियों में से, जेडीयू हो, टीडीपी हो, कोई हो, जो लोग ये लोग सोच रहे हैं कि कोई कूदेगा, जो कूदेगा वो नरेंद्र मोदी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं, तुम्हारा अपना घुटना छिलाएगा। ये बात सब समझते हैं कि तरक्की की ये गाड़ी अगर दौड़ रही है तो उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, जिस पर सबको यह भरोसा है कि जब तक उनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है तब तक ये गाड़ी ऐसे ही तेजी से दौड़ेगी। लेकिन विपक्ष को पता है कि मोदी की तेजी से दौड़ती गाड़ी के सामने खड़े होने पर चपा जाने का खतरा है, क्योंकि मोदी तो गाड़ी रोक नहीं रहे। इसलिए वो साइड से पिन वाला छर्रा फेंक रहे हैं कि गाड़ी ही पंचर कर दे। इसलिए कल बजट पेश होने से पहले आज नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को इंडिया अलायंस वालों ने पंप करना शुरू किया कि क्या बॉस, बिहार को कुछ मिला ही नहीं, विशेष राज्य का दर्जा मिला,
आज संसद में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में इंडी गठबंधन ने खूब माहौल बनाया। दरअसल संसद में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का सवाल मोदी सरकार से किया। लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। यह स्पेशल स्टेटस पहाड़ी राज्यों या कम जनसंख्या या आदिवासी आबादी बॉर्डर स्टेट जैसे मुद्दों को देखते हुए दिया गया। जहां तक बिहार की बात है तो उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने चर्चा की थी और 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट दी थी। जिस पैमाने पर राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है उस क्राइटेरिया को देखते हुए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप इस फैसले पर पहुंचा था कि बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के क्राइटेरिया में फिट नहीं होता। और उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। यूपीए की सरकार चल रही है। यानी मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देने का फैसला यूपीए की सरकार के वक्त ही हो गया था बॉस, और उसकी वजहें भी गिना दी। यानी सरकार चलाने के चक्कर में गोलमोल जवाब देकर लटकाने की बजाय मोदी सरकार के मंत्री ने सीधा हिसाब दे दिया कि देखिए ना बॉस, मामला कहां फंसा है और किसकी वजह से फंसा है। ये लोग पिन मार रहे हैं, उसका पिन हाथ से लीजिए, उसी को मारिए कि तुमने ना यही दिया जी 2012 में। लेकिन लालू यादव मानने वाले हैं। सुनिए एक बार लालू यादव क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं नीतीश कुमार के मंत्री नहीं इंडी गठबंधन के अरमानों पर कैसे पानी फिरे। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें विशेष का दर्जा लेकर रहेंगे हम। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। देखिए, टीडीपी ने तो अपेक्षा करनी छोड़ दी क्योंकि आजकल वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग नहीं करते, लेकिन जेडीयू ने अपेक्षा की थी और इसीलिए काफी प्रकाशित हुई ये बात, चर्चित हुई कि उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की आशा थी, उम्मीद थी। लेकिन जिस प्रकार से उस उम्मीद को नकारा गया, क्या वो जेडीयू के साथ कोई बातचीत हुई ये घोषित करने से पहले? क्या मुख्यमंत्री को विश्वास में लिया गया ये उत्तर देने से पहले? मुझे तो संदेह है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी अपना 5 साल नहीं खत्म कर पाए। इंडी अलायंस की हालत, वो जो टीवी सीरियल नहीं आता 150-200 एपिसोड चलने वाला, जिसमें कोई ना एक जो है वो पिन मारता रहता है कि देखो क्या कर दिए तुम्हारे साथ। ये लोग उसी मोड में, खुद नहीं बता रहे हैं कि 2012 में हम ही तो कहे थे कि बिहार को नहीं मिल सकता है स्पेशल स्टेटस, लेकिन आप कह रहे देखो मोदी जी नहीं दिए। अच्छा, खुद मान रहे हैं कि टीडीपी वाले तो कुछ नहीं बोल रहे, यानी टीडीपी सेट है। तो जब टीडीपी सेट है तो जेडीयू कैसे सरकार गिरा देगी? और हमने आपको पाठशाला में पहले ही कहा था कि नरेंद्र मोदी को एक समय में टीडीपी या जेडीयू दोनों में से किसी एक को ही सेट रखना है। एक सेट तो दूसरा अपने ही नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता है उसके जाने से कुछ नहीं होना। दोनों भी चले जाएंगे तो कुछ नहीं होना है, लेकिन फिर भी एक के रहते दूसरा वैसे ही नहीं हिलता। देखिए, इंडी गठबंधन नीतीश कुमार से उम्मीद लगाए हुए कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग पर नरेंद्र मोदी की वो कुर्सी हिला देंगे, लेकिन खुद बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता ने साफ कर दिया कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता तो स्पेशल पैकेज ही दे दीजिए। सुनिए बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी को, फिर बताता हूं कि नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगकर लालू यादव कैसे खुद फंस गए। लगता है कि आप लोगों ने हम लोगों की मांगों को सही रूप से देखा समझा नहीं है। हम लोगों की मांग में ही निहित है कि हम लोग चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिले, और विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत है तो हम लोगों को विशेष पैकेज मिले, और उसके मांगने का औचित्य है कि हम लोगों ने अपने सीमित संसाधनों के बल पर इस देश के अन्य प्रदेशों से अधिक तेज गति से तरक्की की है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव को लपेट दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार किया गया था तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू यादव उस सरकार में किंग मेकर थे। तब वो क्या कर रहे? गिरिराज सिंह को सुनिए, फिर बताता हूं नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसे इंडी गठबंधन बिखरा बिखरा दिखने लगा है।
जब आप कांग्रेस के गोद में खेल रहे थे, जब आप किंग मेकर बने हुए थे, जब उस समय विशेष राज दर्जा का कानून था, तब तो आपने दिया नहीं, दिलवाया नहीं, बिहार के लोगों के साथ मजाक उड़ाया। अब जब नहीं आप किसी लायक हैं, तब आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। यानी बिहार के मामले में भी इंडिया अलायंस झूठे नैरेटिव को ही बेच रहा है और ये एकदम क्लियर दिख रहा है। लेकिन चूंकि लोकसभा इलेक्शन में झूठ और भ्रम की राजनीति का चस्का लग चुका है, तो ये इतनी जल्दी थोड़ी छूटेगा। हालांकि सच ये है कि जो इंडिया अलायंस मोदी के साथियों को तोड़ने में लगा है, उसके खुद के साथी साथ नहीं दिख रहे हैं भाई। कल कोलकाता में टीएमसी की एक रैली हुई, इसमें इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं में से सिर्फ अखिलेश यादव मंच पर दिखे। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने भी वही माहौल बनाने का प्रयास किया कि जल्दी ही नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। खुद के साथी साथ में दिख नहीं रहे, लेकिन यह नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा रहे। सुनिए दोनों नेताओं को, फिर बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने आज और कौन कौन से बड़े मैसेज दिए। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। कि यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा। वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी दिन हो जा सकता है। जैसे कभी धूप आता है, बारिश होता है, उसका बाद ऐसे बहुत दिन हो गया। इनफ इज इनफ। तो ममता बनर्जी के हिसाब से लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई तो योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव को सीएम बना देना चाहिए था। लोकसभा के लिए वोट पड़ा है और सीएम की कुर्सी अखिलेश यादव को छोड़ देनी चाहिए। तो पिछली बार तो बंगाल में टीएमसी की सीटें घट गई थी, बीजेपी ने 18 जीती थी, तो ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया था क्या? जिस इंडी गठबंधन के भरोसे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मोदी सरकार के गिरने का दावा कर रहे हैं, वो इंडी गठबंधन तो खुद ममता बनर्जी की रैली से गायब। दूसरी बात, आप इंडी गठबंधन की एकजुटता का हाल देखिए। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, वहां अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही टकराव की खबरें आ रही। जो अखिलेश यादव बीजेपी में फूट डालने के लिए मॉनसून ऑफर लेकर निकल रहे थे, उन्हें अब कांग्रेस का नया ऑफर बेचैन करने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यूपी कांग्रेस ने 5 सीटों की लिस्ट भी तैयार कर ली। 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। उसके अलावा जो 5 सीटें बची हैं, कांग्रेस कह रही है कि हमको दीजिए, आप 5 ही ना जीते थे तो 5 हमको दीजिए। यूपी कांग्रेस ने आलाकमान को यह बता दिया कि वो 5 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस के पास उपचुनाव की 10 सीट में से एक भी सीट नहीं। अब कांग्रेस की इस नई डिमांड पर टकराव होगा, क्योंकि पहले ऐसी खबरें थी कि सपा, कांग्रेस एक नहीं जीती थी, लेकिन सपा ने कहा था कि चलिए हम 7 लड़ेंगे, आपको 3 दे देंगे। अब कांग्रेस कह रही नहीं, 5-5 होगा। अब ये 5-5 होगा, ये बात पचेगी या नहीं अखिलेश यादव को तो पता चल जाएगा। इंडी गठबंधन से अपनी चीजें नहीं संभल रही हैं और फिर भी उसके नेता मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे। उसको आज खुद नरेंद्र मोदी ने डील भी किया। इंडी गठबंधन यूपी को लेकर भी बीजेपी को घेर रहा है और बीजेपी और संघ के टकराव पर भी बड़े बड़े दावे कर रहा है। इंडी के इस नैरेटिव से भी नरेंद्र मोदी खुद डील कर रहे हैं। संघ से टकराव की खबरों के बीच नरेंद्र मोदी ने आज संघ से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया, जिससे इंडी गठबंधन के एजेंडे की हवा निकल गई। उस फैसले के बारे में अभी आपको आगे बताने वाला हूं अगले चैप्टर में। जहां तक यूपी की राजनीति में उथल पुथल की बात है, तो उसे खुद नरेंद्र मोदी डील कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 जुलाई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी दोनों की मुलाकात हो सकती है। यानी हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी खुद लगे हुए हैं और यह टेंशन इतनी विपक्ष की बढ़ा रहा है कि अब इंडी के नेता यह कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी को तो बहुमत ही नहीं मिला, वो तो बैसाखी के सहारे सरकार चला। रणदीप सुरजेवाला को सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो वो ये भी जान लें कि उनको मैंडेट नहीं दिया गया है, उनका मैंडेट तो 240 पर खारिज हो गया है। वो तो बैसाखियों के सहारे सत्ता में हैं, इसलिए संसद के प्रति और संविधान के प्रति जिम्मेवारी और ज्यादा है।
तो 240 पे इनके हिसाब से मैंडेट खारिज हो जाता है। तो 99 वाले को मैंडेट मिलता है क्या, जो 240 के आधे से भी कम है? और जब यूपीए में ये लोग सरकार चला रहे थे कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी 240 भी नहीं पहुंची थी दोनों बार, लेकिन इनके पास मैंडेट था, नरेंद्र मोदी के पास नहीं। आप देखिए नरेंद्र मोदी इस हद तक एक्टिव हो गए हैं अब कि आज वो हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली से मिले। बीजेपी का अपना पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर लगा दिया है, साथ ही संगठन को भी टाइट किया जा रहा है। मीटिंग पर मीटिंग्स हो रही हैं। 25 और 26 जुलाई को भी बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी मीटिंग बुलाई है। सूत्र बता रहे हैं कि इसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया गया। मीटिंग में बीजेपी के सभी प्रदेश संगठन मंत्रियों को भी बुलाया गया। इस महीने के अंत में बीजेपी ने अपने सभी सीएम और डिप्टी सीएम को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया है। उधर नरेंद्र मोदी सब चीजें सेट कर रहे हैं और संसद में विपक्ष अपनी जमीन तलाश रहा है कि किस तरह नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर लाया जाए। आज बजट सत्र के पहले दिन इंडी गठबंधन ने नीट पेपर लीक को लेकर सदन में हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा एग्जाम सिस्टम ही फ्रॉड है। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भड़क गए। देखिए संसद में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर कैसे जबरदस्त बयानबाजी हुई आज। सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं। It's obvious to the whole country that is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. Evidence of paper leak in last 7 years in any number. So there are evidence already. This case right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो उनसे भी है कि उनके जमाने में क्या होता था। वो तो चोरी रोकने के लिए जबरदस्त कानून जो अब आया वो तो लाए भी नहीं थे, और राजस्थान में कितना पेपर लीक होता था वो मैंने आपको पाठशाला में बताया था। लेकिन इस सरकार को भी चीजें टाइट करनी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, यह है कि उस टाइट करने का प्रोसेस दिखता है। भाई एनटीए पर एक्शन हो रहा है, उसमें सुधार की बातें हो रही हैं, सीबीआई जांच चल रही है, सब दिख रहा है और इसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में कांग्रेस को पेपर लीक पर एक्सपोज भी किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए साल 2010 में बिल लाया गया, लेकिन यह बिल ही अटक गया, पास ही नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई वहां क्या कहा कोर्ट। सर, जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर, मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था। संसद में संग्राम के बीच आज नीट पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है
जिससे यह पता चले कि नीट यूजी पेपर लीक इतना व्यापक था कि पूरे देश में पेपर लीक हुआ। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ज्यादा क्लैरिटी के लिए आईआईटी दिल्ली की मदद ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली की एक एक्सपर्ट टीम बनाई है जो परीक्षा में आए सवालों के सही जवाब पर अपनी राय देगी। मामले की अगली सुनवाई अब कल होनी। यानी यहां भी पॉलिटिक्स चल रही है और उसका हिस्सा किस तरह से छात्रों के अच्छे भविष्य से जुड़ा हुआ है कितना, और कितना पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, यह दिख रहा है। इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश का हाल देखिए। यहां भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर विपक्ष ऐसे खुश हो रहा है जैसे योगी सरकार को बहुत बड़ा झटका लग गया, लेकिन इस चक्कर में विपक्ष खुद ही एक्सपोज भी हो गया। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया जिसके तहत कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों, दुकानों, होटलों को अपने मालिक और कर्मचारियों का नाम बोर्ड पर लिखना जरूरी कर दिया गया। इस आदेश का मकसद सिर्फ कांवड़ यात्रा की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना, लेकिन आदेश जारी होने के साथ ही विपक्ष ने हंगामा और विरोध करना शुरू कर दिया। इस आदेश को मुसलमानों के खिलाफ बताना शुरू कर दिया। यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तक दी गई और पैरवी के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगी है और आगे इस पर सुनवाई होगी। यानी अभी परमानेंट रोक नहीं है, फैसले को गलत बता दिया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष ऐसे दिखा रहा है जैसे योगी सरकार ने कितना बड़ा अत्याचार किया और कोर्ट ने इसको रोक दिया। जबकि यही विपक्ष जब सत्ता में था तो तुष्टीकरण के लिए क्या क्या करता था वो आज आपको याद दिलाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे सुनकर। लेकिन योगी सरकार के इस आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, पहले वो जान लीजिए। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस तरह का कोई आदेश पहले नहीं जारी हुआ, इस आदेश की कानूनी मान्यता ही नहीं है। कोई कानून पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार नहीं देता कि वो ऐसा आदेश दे सके। यह आदेश हर ठेले, रेहड़ी, चाय वाले के लिए। फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यहां सबसे जरूरी एक बड़ा मुद्दा है, आप किसी रेस्टोरेंट में यह देखकर जाते हैं कि वहां क्या मिल रहा है, ना कि वहां कौन खाना बना और परोस रहा है। हमारे संविधान में ऐसे गणतंत्र की कल्पना नहीं। इस पर जस्टिस भट्टी ने सिंघवी से कहा कि यहां पर आप जमीन पर जो हालात हैं उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश मत कीजिए। इस मुद्दे के 3 पहलू हैं, खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थों का स्टैंडर्ड और धर्मनिरपेक्षता, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जस्टिस भट्टी ने कहा कि एक मौका हो सकता है जहां हम फूड सेफ्टी और क्वालिटी पर काम कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पैरवी के लिए कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही राज्यों को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। तब तक यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी कि भाई यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश क्या कह रहा है वो सुन लें, तब फैसला देंगे। इसी पे ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे पता नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो कि नहीं गलत हुआ है। अरे पूरा फैसला तो आने दो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने योगी सरकार के फैसले को रद्द नहीं किया, रोक लगाई और वो भी अंतरिम। लेकिन विपक्ष ऐसे उछल रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगा दी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि योगी सरकार ने यह आदेश संघ के इशारे पर लिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में और क्या क्या लिखा है। सरकार का आचरण है। उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। इससे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस गैर संवैधानिक आदेश पर रोक लगाई जिस आदेश के तहत तमाम दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, ढाबे वालों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम और उनकी पहचान अपने बोर्ड पर दिखानी थी। ये ऐसा लगता था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन ये न केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के, आदिवासियों के और तथाकथित पिछड़ी जातियों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये आरएसएस की सोच का नतीजा था। ये तो सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की बड़ी बातें आपको बताई और जो रिएक्शन आया वो बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में क्या कहा, आपको यह भी जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कांवड़ियों को शाकाहारी भोजन मिले और सफाई का स्टैंडर्ड भी कायम रहे। संबंधित विभाग इसके लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत आदेश भी जारी कर सकता है। ढाबा, रेस्टोरेंट, ठेले वाले कांवड़ियों को यह बता सकते हैं कि वो कैसा भोजन बेच रहे हैं, वो शाकाहारी है या नहीं, ये बता सकते हैं, लेकिन दुकान मालिकों या कर्मचारियों के नाम और पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
सुनवाई के दौरान जस्टिस एसवी भट्टी ने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि केरल के एक शहर में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, एक हिंदू का, एक मुसलमान का। और उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मुसलमान के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था क्योंकि वहां सफाई अधिक नजर आती। यानी जज ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं कि पता चल जाएगा कि भाई मुसलमान का रेस्टोरेंट है तो कोई जाएगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ है कि ढाबों, रेस्टोरेंट और ठेले वालों को यह बताना होगा कि जो भोजन वो दे रहे हैं वो कैसा है, शाकाहारी है या शुद्ध है या नहीं। एक बार ओवैसी साहब को भी सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का जिक्र किया उसमें ऐसा क्या है जो विपक्ष छुपा रहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे तक रोक लगाई है और वो स्टेट्स को बता रहे हैं। हम शुरू से कह रहे थे ये जो जिस तरफ से जो डायरेक्टिव इशू हुआ थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये आर्टिकल 70 का वायलेशन है, अनटचेबिलिटी प्रमोट करता है, डिस्क्रिमिनेटरी है सिर्फ मुसलमानों के लिए, वो आर्टिकल 15 का वायलेशन है। अब कई लोग सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पूछ रहे हैं कि जब मुसलमान हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है तब डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होता, तब भेदभाव नहीं होता, तब दूसरों का विरोध नहीं होता। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान जब कांवड़िया इतने मेहनत से, इतना परिश्रम करते हुए, इतना सहते हुए कांवड़ लेकर आ रहा है और उसको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको कहां खाना है नहीं खाना है, किसके यहां खा रहा है नहीं खा रहा है, यह जानने का अधिकार होना चाहिए, तो उस पर बवाल हो गया। विपक्ष यह भी कह रहा है कि यूपी सरकार को इस तरह का आदेश जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं। ओवैसी और अखिलेश यादव शायद भूल रहे हैं कि केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने से पहले ही एक कानून बन चुका था और वो कानून है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। इस कानून के तहत लगभग वही सब है जिसका आदेश योगी सरकार ने जारी किया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में यूपीए सरकार के दौर में इसे लागू किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। इसके मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और ठेलों समेत सभी भोजनालयों के मालिकों के लिए अपना नाम, फर्म का नाम और लाइसेंस नंबर, यानी वो जो लाइसेंस होता है उसको वहां पे दिखाना जरूरी था, अनिवार्य था। इसके अलावा जो भी सामान बेच रहे हैं उसकी रेट लिस्ट भी बोर्ड पर लगानी है। इस कानून के तहत अगर कोई झूठी या भ्रामक जानकारी देता है तो उसके लिए 3 महीने की सजा और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लाइसेंस नहीं होने पर 6 महीने तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। और ये 2012 में लागू हुआ, तब भी यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। तो जब आप कह रहे थे कि लाइसेंस टांगो दुकान में, जिसमें किसकी दुकान है उसका नाम लिखा होगा, लाइसेंस नंबर लिखा होगा, तब आप सांप्रदायिकता नहीं फैला रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया तो बवाल मच गया। सवाल तो कांग्रेस से लेकर सपा तक से है कि अगर उन्हें संविधान और मुसलमान की इतनी ही चिंता थी तो उन्होंने तब इस फैसले का विरोध क्यों नहीं किया कि नहीं लाइसेंस नहीं टंगेगा। लाइसेंस टंगेगा तो साफ साफ दिख जाएगा कि किसका नाम है, फिर भेदभाव होगा। ओवैसी को मुसलमानों की इतनी चिंता है तो क्यों नहीं यूपीए सरकार के समय विरोध किए। लेकिन अब मामला उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ से जुड़ा है तो सभी का अपना राजनीतिक फायदा निकल कर आ गया सामने। मैंने आपको कहा ना कि आपसे जुड़ा हर मुद्दा इन लोगों के लिए मुद्दा तभी है जब वो इनके काम का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा, अंतरिम रोक। और उस पर कांवड़िए क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुनिए। लिखा जाना चाहिए कि वो पहचान छुपाने से क्या फायदा। 200-300 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए, जो यात्रा करके आ रहे हैं पीछे से, हर चीज की उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम किस जगह बैठे हुए हैं, किस जगह खड़े हुए हैं। होटल का मालिक कौन है ये बताया जा रहा है, तो इसलिए हमें खुद ही पहचान करनी पड़ेगी ना इस चीज की। तो नहीं, मेरे हिसाब से अपनी पहचान बताना कोई गुनाह तो है नहीं। मेरा नाम अंकुर तोमर है, तो मुझे क्या दिक्कत है अपना नाम बताने में या लिखने में। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो ऐसे कोई मुस्लिम हिंदू में कोई फर्क नहीं है, बट हाँ यही है कि वो लोग फर्क करते हैं तो क्या ही कह सकते हैं, बट हमें कोई ऐसा कोई फर्क नहीं है। हाँ, इससे फायदा मिलेगा कि भाई हम नॉन वेज वाली जगह नहीं बैठे, हम वेज वाली जगह बैठे, तो इस चीज का हमें फायदा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और पक्का लागू होना चाहिए जी, कोर्ट का स्टे हटना चाहिए इससे। कांवड़िए क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया। अब पाठशाला में अगली क्लास। विपक्ष आरएसएस वर्सेस मोदी की कहानी बेच रहा था, नरेंद्र मोदी ने अलग खेल कर दिया। अत्याचार के बावजूद आरएसएस के वो काम जो इंडी गठबंधन का सिर शर्म से झुका देंगे, अब वो चाहिए। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
कांग्रेस और पूरे विपक्ष के लिए हमेशा से फेक नैरेटिव सेट करने वाला एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा। संघ को लेकर बोलने का कोई मौका मिल जाए तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक सुर में बोलना शुरू करता है। जब से लोकसभा के नतीजे आए हैं, बीजेपी और आरएसएस को लेकर बहुत सारी बातें हो रही। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की तरफ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक फैसले से विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरा विपक्ष तिलमिला उठा। असल में मोदी सरकार ने 58 साल पहले, 58 इयर्स पहले, सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटा दिया। जाहिर है, फैसले पर हंगामा तो मचना ही था। पहले देखिए इस फैसले को लेकर विपक्ष ने कैसे मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। फिर इस बैन के बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा कि 58 साल पहले यह बैन लगा क्यों और मोदी सरकार ने इसे हटाया क्यों। प्रधानमंत्री मोदी के इस आदेश पर कांग्रेस से लेकर अखिलेश और ओवैसी से लेकर मायावती तक विरोध में उतर आए। सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। आगे जयराम रमेश ने लिखा कि उनका मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। इसी तरह कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी। 4 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। मोदी जी ने 58 साल बाद सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर 1966 में लगा प्रतिबंध हटा दिया है। यह आरएसएस द्वारा सरदार पटेल को दी गई उस माफीनामे और आश्वासन का भी उल्लंघन है जिसमें उन्होंने आरएसएस को संविधान के अनुरूप बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के एक सामाजिक संस्था के रूप में काम करने का वादा किया। आरएसएस के इवेंट्स में जाने पर सरकारी कर्मचारियों पर लगे बैन के हटने का कांग्रेस 2 मुद्दे उठाकर विरोध कर रही है। पहला मुद्दा, कांग्रेस आरएसएस पर आजादी के बाद लगे बैन को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ रही है। दूसरा मुद्दा, सरदार पटेल की तरफ से लगाए गए बैन का हवाला दिया जा रहा है। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है उसकी सच्चाई भी आपको बता दूं। जैसे महात्मा गांधी की हत्या में विनायक दामोदर सावरकर जैसे संघ के बड़े नेताओं को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट में ट्रायल हुआ, लंबा मुकदमा चला, उसको लेकर कोर्ट ने क्या कहा वो आपको याद दिलाता हूं। 10 फरवरी 1949 को सुनाए फैसले में कोर्ट ने सावरकर को बरी किया था और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ केस सिर्फ सरकारी गवाह के बयान पर टिका है। कोर्ट ने आगे कहा था कि सावरकर के खिलाफ यह तर्क दिया जा रहा है कि सरकारी गवाह के आरोपों का कुछ हिस्सा एक टैक्सी ड्राइवर के बयान से मेल खाता है। आखिर में जज ने कहा कि ऐसे में सिर्फ सरकारी गवाह की कही बातों पर कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। जो लोग महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आज भी आरएसएस को संदेह की नजर से देखते हैं, उन्हें आरएसएस और महात्मा गांधी के बीच का कनेक्शन भी याद दिलाता हूं। 25 दिसंबर 1934 को महात्मा गांधी वर्धा में आरएसएस के कैंप में गए थे और वहां आरएसएस नेता अप्पाजी जोशी ने महात्मा गांधी को पूरा कैंप घुमाया था। गांधी जी वर्धा कैंप के आयोजन की प्लानिंग को लेकर हैरान थे। उन्हें तब और हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि स्वयंसेवक बिना किसी जाति या अन्य भेदभाव के एक साथ काम कर रहे हैं। पूछताछ पर स्वयंसेवकों ने गांधी जी को बताया कि यहां ब्राह्मण, मराठा और अन्य वर्गों में कोई भेद नहीं है। गांधी जी को बताया गया कि कई स्वयंसेवक तो एक दूसरे की जाति भी नहीं जानते, ना ही उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी है। गांधी जी इस बात से हैरान थे। उन्होंने अप्पाजी जोशी से पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया? छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना नामुमकिन जैसा है, संघ में यह कैसे संभव हुआ? तब अप्पाजी जोशी ने कहा कि सब में एक ही भावना है कि सब हिंदू हैं। यह डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की वजह से संभव हो पाया। इसी तरह सरदार पटेल का हवाला दिया जा रहा है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरदार पटेल भी संघ के विरोधी थे, लेकिन आप सच्चाई देखिए कि सरदार पटेल किस तरह कई मौकों पर संघ के नेताओं की तारीफ कर चुके थे और उन्होंने संघ को कांग्रेस में मिलाने की भी कोशिश की। दिसंबर 1947 में जयपुर और जनवरी 1948 में लखनऊ में जो भाषण दिया सरदार पटेल, उसमें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि संघ के लोग देशभक्त हैं। यही नहीं, महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने जुलाई 1949 में संघ के नेता टी.आर. वेंकटरमन शास्त्री को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें सरदार पटेल ने कहा कि वो संघ पर लगे बैन को जल्द से जल्द हटाने का मौका ढूंढ रहे हैं।
आगे सरदार पटेल ने लिखा कि अगर आरएसएस कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं तो वो कांग्रेस में शामिल होकर जरूरी रिफॉर्म कर सकता है। टीआर वेंकटरमन शास्त्री संघ के वो नेता थे जिन्होंने आरएसएस का संविधान ड्राफ्ट किया, जिनकी मदद से आरएसएस पर लगे बैन को हटाने और महात्मा गांधी की हत्या के बाद जेल में बंद तत्कालीन संघ प्रमुख एमएस गोलवलकर की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद 11 सितंबर 1948 को गोलवलकर को लिखी चिट्ठी में सरदार पटेल ने लिखा कि जयपुर और लखनऊ में दिए भाषण संघ को लेकर उनके विचारों को स्पष्ट करते हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं कि संघ ने हिंदू समाज की सेवा की। यानी अपने सहूलियत के हिसाब से संघ को डिफेम करने के लिए ये लोग सरदार पटेल का जिक्र कर रहे हैं, गांधी जी की हत्या का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, तब इनको इंदिरा गांधी याद नहीं आ रही जो संघ की तारीफ कर रही थी, तब इनको सरदार पटेल याद आ रहे हैं। इतना ही था तो सरदार पटेल को बनने देते पीएम, नेहरू जी को क्यों बनाया फिर? खैर, अब 58 साल पहले के उस आदेश के बारे में भी बताता हूं जिसके जरिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर बैन लगाया था। यह आदेश 7 नवंबर 1966 को जारी किया गया था, जिसमें सरकार ने सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने पर बैन लगा दिया। दलील यह दी गई कि आरएसएस राजनीतिक रूप से प्रभावित है और आरएसएस की वजह से कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित हो सकती है। यह बैन 1966 में ही हुई उस घटना के जब संसद के बाहर बड़े पैमाने पर हुई गौहत्या विरोधी प्रदर्शन में फायरिंग में कई लोग मारे। आरएसएस पर इस प्रदर्शन में लोगों की भीड़ जुटाने का आरोप लगा। इसके बाद साल 1970 और 80 में इस आदेश को संशोधनों के साथ प्रभावी करने के आदेश जारी किए। हालांकि यह अकेला मौका नहीं है जब कांग्रेस सरकार के दौरान संघ के पर कतरने की कोशिश की। भाई वो विचारधारा ही ये लोग दबा देना चाहते थे कि भाई जो हिंदू की बात कर रहा है, जो राष्ट्र की बात कर रहा है, उसको बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। तो कई बार संघ के पर कतरने की कोशिश की। इसके अलावा भी कई बार कांग्रेस की पुरानी सरकारों ने आरएसएस पर बैन लगाया, लेकिन बाद में यह बैन हटाना भी पड़ा। पहली बार 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा। बिना सबूतों के बावजूद आरएसएस के कई बड़े नेताओं पर हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए गए। हालांकि जांच के बाद सभी नेताओं को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उस दौरान करीब 18 महीने तक आरएसएस पर बैन लगा रहा। दूसरी बार इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, उस वक्त आरएसएस पर बैन लगा दिया। असल में आरएसएस ने इमरजेंसी लगाए जाने का जोरदार विरोध किया, जिसकी वजह से आरएसएस के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हालांकि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आरएसएस पर लगा बैन हट गया। तीसरी बार राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1992 में आरएसएस पर तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने बैन लगाया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद भड़की हिंसा के लिए आरएसएस पर आरोप लगे। आरएसएस के खिलाफ जांच की गई, लेकिन जांच में आरएसएस की हिंसा में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। जांच के बाद जस्टिस बाहरी कमीशन ने आरएसएस पर लगाए गए बैन को अनुचित करार दिया, जिसके बाद सरकार को 4 जून 1993 को आरएसएस पर लगा बैन हटाना पड़ा। तो हर बार बिना तथ्यों के आरएसएस का दमन करने का प्रयास हुआ है, और जब नहीं कर पाए तो जो है आरएसएस को डिफेम करने का प्रयास होता है। कांग्रेस की सरकारों में कई बार बैन लगने के बाद भी आरएसएस ने हार नहीं मानी। सीखना चाहिए इन लोगों को आरएसएस से कि काम कैसे किया जाता है देश के लिए। अगले साल यह संगठन 100 साल का हो जाएगा। देश में आरएसएस को लेकर जिस तरह विपक्ष एकजुट नजर आता है, वैसा शायद किसी दूसरे संगठन के लिए कभी नहीं होता। इसलिए कांग्रेस के साथ ही पूरा विपक्ष आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारियों को दी गई छूट से तिलमिला उठा। आरएसएस को लेकर नरेंद्र मोदी के फैसले का किस तरह विरोध हो रहा है आप देखिए ना। फिर आपको अत्याचार के बावजूद आरएसएस के उन कामों के बारे में बताऊंगा जो इंडी गठबंधन का सिर शर्म से झुका देंगे। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी। क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। लोकतंत्र की मान्यताओं की विपरीत है, और ये
संघीकरण करना चाहते हैं। दुनिया की कोई ताकत संघीकरण अब नहीं कर पाएगी। जनता ने इनको हमारे यहाँ से नकार दिया है। धर्म पर आधारित राजनीति अब नहीं चल पाएगी। सांप्रदायिकता की राजनीति का कोई स्थान नहीं है, इसलिए ये हटेगा और पाबंदी जो लगाई गई थी वो रहेगा। अब उन्होंने कह दिया कि पाबंदी जो थी वो रहेगी। कैसे रहेगी भाई? आप सांसद बने, प्रधानमंत्री नहीं बने। खैर, जो लोग आरएसएस पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि आरएसएस जैसे संगठन का होना किसी भी देश के लिए होता क्या है। उन्हें आज मैं बताऊंगा कि कैसे आरएसएस ने अपने 98-99 साल के इतिहास में जब जब देश पर संकट आया, आरएसएस और उसके स्वयंसेवकों ने कोई परवाह किए बिना देश की सेवा की। देश के बंटवारे के बाद जब बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, तब भी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए आरएसएस ने 3000 राहत कैंप लगाए। यह आरएसएस कर रहा था बॉस। 1954 में दादरा नगर हवेली जब पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद हुआ तो इसमें आरएसएस का लीड रोल था। आरएसएस के नेता विनायक आप्टे के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने सिलवासा पर हमला बोलकर वहां तिरंगा फहराया था। इसी तरह से 1955 में संघ ने गोवा की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। 1962 के भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने मदद की। आर्मी मूवमेंट के दौरान रास्तों की निगरानी की, सेना को आपूर्ति और रसद पहुंचाने में मदद की, शहीदों के परिवारों का ध्यान रखने में संघ ने अपनी भूमिका निभाई। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में स्वयंसेवकों ने श्रीनगर हवाई अड्डे से बर्फ हटाने का काम किया। घायल जवानों के लिए स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। युद्ध के दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने दिल्ली का ट्रैफिक संभाला। और उस संघ को ये लोग कहते हैं कि ये देश के लिए खड़े नहीं होते। 1975 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के दौरान बैन लगने के बावजूद संघ के स्वयंसेवकों ने अंडरग्राउंड रहकर काम किया। स्वयंसेवकों ने आपातकाल के विरोध में पोस्टर लगाए, जेल में बंद विपक्षी नेताओं के संदेशों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। बाद में जनता पार्टी के गठन के लिए भी संघ ने प्रयास किए। इनको पता है कि संघ रोके नहीं रुकता, इसलिए बार बार संघ के ऊपर अत्याचार करते हैं। इनको पता है कि संघ इतना काम कर रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं और नहीं रोकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आरएसएस के बारे में जो लोग भ्रम फैलाते हैं, उन्हें आरएसएस के बारे में पता ही नहीं है। आपको अगर मैं बताऊं कि हर दिन मैं आपको बताता हूं, आरएसएस के बारे में जब आपको बता रहा हूं, 61,000 शाखाएं हर दिन, 61,000 शाखाएं लगती हैं आरएसएस। या आरएसएस का बता। और वीकली मीटिंग जो होती है, मतलब हर हफ्ते जो मीटिंग होती है इस संघ की, वो 21,000 तो मीटिंग होती है बॉस। तो घर में बैठने वालों को संघ के काम करने का तरीका समझ ही नहीं आएगा। इसके अलावा आरएसएस देश भर में गरीबों और आदिवासियों के लिए किस तरह सेवा में जुटा है वो भी आपको बताता हूं। विद्या भारती, 12,000 स्कूल चलते हैं विद्या भारती के, जिसमें 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं। यह संघ से जुड़ा हुआ है। वनवासी कल्याण आश्रम देश के 323 जिलों के 52,000 गांवों में सेवा कर रहा है। आदिवासियों के लिए 10,480 स्कूल, जिनमें 18 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, संघ चला रहा है। सेवा भारती 5,000 हेल्थ केयर सेंटर जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। 27 राज्यों में गरीब बच्चों के लिए 6,000 एकल विद्यालय चल रहे हैं। ये संघ से कंपैरिजन करेंगे अपना। आरएसएस का कहना है कि राजनीतिक स्वार्थों की वजह से 58 साल पहले उस वक्त की सरकार ने बैन लगाया और अब जो फैसला मोदी सरकार ने लिया उससे देश के लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख को सुनिए एक बार। तो अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। तो आरएसएस को लेकर बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विरोध करने वाले करते रहेंगे, उससे फर्क उन्हें पड़ता है। लेकिन विरोध करने वाले एक व्यक्ति की भी बात करना जरूरी है, क्योंकि पाठशाला में अगली क्लास में बात होगी मोदी विरोध के लिए विख्यात
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को किसने फर्जी और धोखेबाज कह दिया? अविमुक्तेश्वरानंद नहीं है शंकराचार्य। देखिए क्या बड़ा बवाल खड़ा हो गया है अब इसका चार्ट। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर अपने सियासी बयान और आरोपों से चर्चा में रहते हैं। उनके निशाने पर हमेशा पीएम मोदी ही दिखते हैं। वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का विरोध करते हैं, कभी विपक्षी नेताओं का खुलकर समर्थन करते हुए पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इस बार उन पर ही गंभीर आरोप लग गए। हैरानी की बात यह है कि आरोप खुद एक संत ने लगाए। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की पदवी पर ही सवाल उठा दिया। स्वामी गोविंदानंद ने आरोप लगाया कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है ही नहीं, क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है। स्वामी गोविंदानंद ने अविमुक्तेश्वरानंद को फर्जी, अपराधी और धोखेबाज बाबा तक बता दिया। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया कि अविमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस का सपोर्ट है, इसलिए पीएम मोदी और केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आप स्वामी गोविंदानंद का यह बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके बाद स्वामी गोविंदानंद के बारे में भी बताऊंगा और अविमुक्तेश्वरानंद पर यह गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं, इसकी तह तक जाऊंगा। अरे अविमुक्तेश्वरानंद लोगों को मार रही है, किडनैप कर रही है, राम भगवान की प्रतिष्ठा के ऊपर आपत्ति उठा देता है, सन्यासी बनकर शादियों में चले जाता है, झूठ बोल देते हैं। केदारनाथ जी का 228 गोल्ड क्या गायब हो गया। अरे भाई अविमुक्तेश्वरानंद को पीतल क्या होता है, सोना क्या होता है, ये भी पता नहीं, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेट है ना। उसमें आएंगे, उसमें चिट्ठा खोलेंगे। अभी असली चिट्ठा खोला तो बहुत समस्या हो जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाने वाले गोविंदानंद महाराज कौन है, पहले यह भी जान लीजिए। दंडी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज दंडी सन्यासी, ये जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। इस प्रकार गोविंदानंद महाराज और अविमुक्तेश्वरानंद गुरु भाई हुए, लेकिन वही कह रहे हैं कि गंभीर आरोप लगा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी पर। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद पिछले कुछ समय से पीएम मोदी का लगातार विरोध करते दिख रहे हैं। उनके बयानों से कांग्रेस और विपक्ष के नेता देश में यह माहौल बनाते हैं कि देखिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, शंकराचार्य देखिए उन पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी का विरोध करने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद विपक्ष के नेताओं के समर्थन में भी बयान दे देते हैं। लेकिन आज स्वामी गोविंदानंद ने यह आरोप लगाकर बता दिया कि अविमुक्तेश्वरानंद ये सब क्यों कर रहे हैं। सुनिए स्वामी गोविंदानंद का यह बयान, इसके बाद पीएम मोदी की वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जिसमें वो अविमुक्तेश्वरानंद से मिले थे, तो वहां क्या हुआ था ये दिखेगा। अरे भैया शंकराचार्य को तय करने वाले कांग्रेस लोग तय करेंगे क्या? समझ रहे ना? अभी ये नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हो गए हैं ना, इसको बैक पुशअप कौन दे रही है? प्रियंका वाड्रा। हिंदू धर्म के खिलाफ जब ये राहुल गांधी स्टेटमेंट देने लगा तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे अविमुक्तेश्वरानंद। क्यों? ये कारण है, अविमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए, आप हमसे पूछे कि क्या प्रमाण है, आपके सामने रख रहे हैं लेटर हमें। यानी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लग रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी उनको बैक करते हैं और वो नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। आप सोचिए, शंकराचार्य जैसे सबसे बड़े सनातन धर्माचार्य पर कितने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शंकराचार्य पर राजनीतिक होने के आरोप लग रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के कुछ पुराने बयानों के बारे में आपको बताता हूं जो इन आरोपों को हवा देते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और जब तक उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते लोगों का दर्द कम नहीं होगा। लोगों ने पूछा कि भाई आप क्यों इसमें पड़ रहे हैं पॉलिटिक्स में। शंकराचार्य ने कहा कि विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है, जो विश्वासघात करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोने के घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि इसकी जांच कभी नहीं कराई गई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे और कहा था कि मंदिर में अगर प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के खिलाफ। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भारत के शीर्ष धर्माचार्यों के रामालय ट्रस्ट को किनारे करके अलग ट्रस्ट बनाया गया जिसमें संघ, बीजेपी और वीएचपी के लोगों को लिया गया है।
ऐसा लगता है कि मंदिर नहीं बनाना चाहते बल्कि संघ कार्यालय बनाना चाहते। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा था कि इससे काशी नष्ट हो जाएगी। मोदी सरकार भोलेनाथ के वास्तु से खिलवाड़ कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लिखने के आदेश पर शंकराचार्य ने सवाल खड़े किए, यानी उन पर नरेंद्र मोदी का लगातार विरोध करने के आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे। लगातार वो कई मुद्दों पर बोलते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने पलटकर कभी उनके खिलाफ नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा संतों का सम्मान करते हैं। आप देखिए कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी जब अनंत अंबानी की शादी में गए थे तो उनकी मुलाकात अभिमुक्तेश्वरानंद से भी हुई, और इस दौरान भी ये जानते हुए कि अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार उनका विरोध करते हैं, पीएम मोदी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस वीडियो को देखकर हर कोई पीएम मोदी के बड़प्पन और संतों के प्रति सम्मान को देखकर हैरान रह गया था कि भाई जो व्यक्ति लगातार उनको घेर रहे हैं, उन मामलों में भी जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिकल मामलों में भी उनके भी नरेंद्र मोदी पैर छू रहे हैं। आप ये भी देखिए कि आज इंडी गठबंधन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयानों के आधार पर मोदी सरकार पर हमला करता है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेताओं के दौर में इन्हीं शंकराचार्य के साथ कैसा सलूक होता था वो भी दिखाता हूं। ये तस्वीरें साल 2015 की हैं और इसमें अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज आपको दिख रहे हैं। सितंबर 2015 में गणेश प्रतिमा विसर्जन रोके जाने के विरोध में वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर धरना शुरू किया था इन्होंने, और इस धरने के समर्थन में वाराणसी की जनता और साधु संत शामिल हो गए। गंगा में प्रतिमा विसर्जन की मांग को लेकर दो संतों ने अन्न जल का त्याग कर दिया। धरना खत्म करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। धरने में शामिल लोगों की बुरी तरह से पिटाई की गई। लाठीचार्ज से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने साधु संतों पर लाठियां बांधी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद समेत 40 से ज्यादा साधु संत घायल हुए, और तब उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। यह हालत थी उस वक्त अभिमुक्तेश्वरानंद जी की कि पुलिस खींच कर ले जा रही है, धक्का दे रही है। लोग सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी का इतना विरोध करते हैं, जिन लोगों ने ऐसा किया था उनके साथ क्या किया आपने। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शंकराचार्य की पदवी को लेकर पहली बार गंभीर आरोप नहीं लगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक शंकराचार्य की नियुक्ति को अवैध बताया था, लेकिन अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शंकराचार्य घोषित किए जाने पर जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर अभी आपने बयान सुना, उसके बारे में बताता हूं। दरअसल 11 सितंबर 2022 को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया। इसके बाद स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निजी सचिव और शिष्य सुबोधानंद महाराज ने अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष मठ का नया शंकराचार्य घोषित किया। शंकराचार्य की इस नियुक्ति को लेकर कई संत संगठनों ने विरोध किया। सन्यासी अखाड़े ने भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। निरंजनी अखाड़े ने दावा किया था कि अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर हुई है। इसके बाद यह विवाद 1 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले पर दोनों पक्षों की दलील रखी गई। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नियुक्ति पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस केस में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने हलफनामा दायर कर कहा था कि ज्योतिर्मठ के नए शंकराचार्य के रूप में अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति का समर्थन नहीं किया गया है। हालांकि अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से यह कहा गया कि दिवंगत शंकराचार्य और उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें शंकराचार्य नियुक्त किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में शंकराचार्य पर बैन लगा दिया। यह केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य होने का दावा करते हैं, जबकि स्वामी गोविंदानंद का आरोप है कि जब सुप्रीम कोर्ट से आखिरी फैसला नहीं आया तब तक अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हो ही नहीं सकते, उनको कहना ही नहीं चाहिए। शंकराचार्य की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के कार्यक्रम पर रोक लगा दी, और यह बात सभी को पता थी कि शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद चल रहा है। उसके बाद भी 13 सितंबर 2022 को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने अभिमुक्तेश्वरानंद को एक लेटर लिखा। यह वही लेटर है और इस पे पड़ी तारीख भी आप देख सकते हैं। इस लेटर में प्रियंका वाड्रा ने स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक प्रकट किया और अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहकर संबोधित किया, जबकि इस समय तक अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य बने भी नहीं थे। यह लेटर गोविंदानंद महाराज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया और कहा कि इसी की वजह से अभिमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस के दबाव में नरेंद्र मोदी को घेरते हैं,
यह आरोप लगा रहे हैं गोविंदानंद महाराज। यही चिट्ठी वो दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यह विवाद चल रहा है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। एक